arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास। वाचक स्वर तूलिका। आधुनिक यूरोप का उदय। जानकारी, समझ, अध्ययन और अध्यापन आदि की सरलता के लिए इतिहासकारों ने विश्व इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है। पहला प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल, तीसरा आधुनिक काल। यह विभाजन विभिन्न देशों में एक निश्चित और लंबी अवधि तक चलने वाले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक ढांचे में शामिल हो रही नवीन प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया है। अब हम आधुनिक काल के विषय में चर्चा करेंगे। आधुनिक काल का अर्थ वे सभी नवीन विचारधाराएं, प्रवृत्तियां और क्रियाकलाप हैं जिन्होंने मानव जीवन को प्राचीन काल एवं मध्यकाल से भिन्न स्वरूप और सामाजिक मूल्य प्रदान किए हैं। आधुनिक काल की विशेषताएं। पहला, तर्क एवं बुद्धिवाद। इस युग में व्यक्ति किसी तथ्य को तब स्वीकार करता था जब वह उसे तर्क की कसौटी पर प्रमाणित पाता था। इसके कारण यूरोप में विज्ञान का विकास हुआ। दूसरा, मानववाद। इस युग में मानव की उन्नति और भौतिक सुखों को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। ऐसा माना गया कि मनुष्य में उन्नति करने और एक उन्नत समाज का निर्माण करने की अपरिमित क्षमता है। तीसरा, नवीन अन्वेषण। आधुनिक काल में भौगोलिक खोजों, विज्ञान की प्रगति, औद्योगिक क्रांति एवं नवीन राजनीतिक, सामाजिक विचारधाराओं की शुरुआत हुई। यहाँ ध्यान रखने योग्य एक विशेष बात यह है कि ये बातें अलग अलग महाद्वीपों व देशों में वहां की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थितियों तथा उनमें आ रहे परिवर्तनों के आधार पर अलग अलग समय में फैली। उदाहरण के लिए, यूरोप में जहां 15वीं और 16वीं शताब्दी के बीच आधुनिक काल का आरंभ हुआ, वहीं भारत में आधुनिक काल का उदय भी 18वीं शताब्दी में हुआ। इसका मतलब यह है कि संपूर्ण विश्व में आधुनिक काल का उदय एक साथ नहीं हुआ। विश्व के इस आधुनिक काल का इतिहास जानने के लिए हमें उन तमाम साधनों की जानकारी होना भी जरूरी है जिन्हें हम इतिहास का स्रोत कहते हैं। आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोत से प्राप्त होती है, बल्कि इसे प्राप्त करना अधिक आसान भी है। प्राचीन काल में सरकारी कामकाज संबंधी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था। इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध हैं, अपितु इनमें से कई पुस्तकें पुनः मुद्रित भी होती हैं। इनमें विभिन्न साहित्य जैसे उपन्यास, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि शामिल हैं। इसके अलावा तत्कालीन समाचार पत्र भी उस समय का इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन हैं। साथ ही कुछ ऐसे व्यक्ति आज हमारे बीच हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है। इनसे भी हमें आधुनिक इतिहास की अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु और उपकरण भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। पृष्ठभूमि। 15वीं शताब्दी तक यूरोप के सामाजिक जीवन पर सामंतों और धर्म गुरुओं का वर्चस्व था, जिनकी तुलना में राज सत्ता निर्बल थी। इनके शोषण और दमन से साधारण जनता त्रस्त थी। ईसाइयों के बीच बड़े धर्मगुरु पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए ईश्वर और परलोक से जुड़ी बातों पर ज्यादा महत्व दिया जाता था। 14वीं शताब्दी में ही यूरोप के इस मध्यकालीन ढांचे पर प्रहार किए जाने लगे थे। अब मानव के वर्तमान जीवन के दुख दर्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस समय के प्रबुद्ध विचारक समाज में प्रचलित विचारों, तर्क के आधार पर समीक्षा करने लगे और लोगों को बुद्धि निष्ठा का महत्व समझाने लगे। लोगों को यह शिक्षा देने लगे कि विश्व को अपनी खुली आंखों से देखो और जो बुद्धि को स्वीकार हो उसे ही मानो। यूरोप का पुनर्जागरण, वैचारिक क्रांति। 15वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण अर्थात वैचारिक क्रांति का आरंभ हुआ। ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के प्राचीन ग्रंथ का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद तथा नए सिरे से अध्ययन होने लगा। छपाई की मशीन का आविष्कार होने के कारण पुस्तकें अधिक संख्या में आसानी से और कम कीमतों पर लोगों को उपलब्ध होने लगी। फलतः ज्ञान का प्रसार तेजी से हुआ। प्राचीन ज्ञान एवं नवीन विचारों के अध्ययन से वैचारिक क्रांति को प्रेरणा मिली। प्राचीन ग्रंथों में निहित बुद्धि, निष्ठा, भौतिक जीवन के महत्व का बोध आदि बातें यूरोप में पुनः जड़ें पकड़ने लगी। इस दृष्टिकोण ने साहित्य, चित्रकला, शिल्पकला, विज्ञान आदि सभी विधाओं को प्रभावित किया। कलाकार अपनी कलाकृतियों में देवी देवताओं, देवदूतों के स्थान पर मनुष्य की भावनाओं एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण करने लगे। कोपरनिकस तथा गैलीलियो जैसे खगोल वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के बारे में प्रचलित सिद्धांतों का खंडन कर नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जैसे सूर्य नहीं घूमता बल्कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है।
इन सब का परिणाम यह हुआ कि धार्मिक मान्यताओं पर आधारित विचार प्रभावित होने लगे तथा धर्म सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ। धर्म सुधार आंदोलन। मध्यकालीन यूरोपीय समाज पर रोमन कैथोलिक चर्च का अत्यधिक नियंत्रण था। ईसाई धर्म ग्रंथ बाइबल लैटिन भाषा में लिखा गया था। सामान्य लोग इस लैटिन भाषा को नहीं समझते थे। लोगों की इस अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हुए ईसाई धर्म गुरु कर कांडों को बढ़ावा देते व धर्म के नाम पर लोग शोषण करते थे। धर्म संस्थाओं में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध यूरोप में जो आंदोलन प्रारंभ हुआ उसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। उन दिनों के विचारकों ने धर्म संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचारों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। बाइबल का अनुवाद स्थानीय भाषाओं में किया गया ताकि सामान्य लोग अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं पढ़ सके। मार्टिन लूथर नामक जर्मन धर्म गुरु ने धार्मिक संस्थाओं के दुराचारों की निंदा करते हुए एक खुला वक्तव्य जारी किया, जिसमें उसने जनता से कहा, आप लोगों को धर्म गुरुओं के कथन को ही धर्म न मानकर स्वयं बाइबल पढ़नी चाहिए और धर्म के तत्वों को समझना चाहिए। उसने ईसाई धर्म गुरु के प्रमुख पोप की निरंकुश सत्ता को चुनौती दी और धर्म व्यवस्था में प्रचलित दोषों का विरोध किया। इसलिए उसके अनुयायियों को प्रोटेस्टेंट कहा जाने लगा। धर्म सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप पोप के दबदबे में कमी आई। पोप के वर्चस्व से परेशान यूरोप के कुछ शासकों ने भी पोप के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया। इनमें इंग्लैंड का राजा हेनरी अष्टम भी एक था। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन ने यूरोप में आधुनिक विचारों का सूत्रपात कर पुनर्जागरण को संभव बनाया। राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय। 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतों की सत्ता का लोप होने लगा और राजाओं का महत्व बढ़ने लगा। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में लंबे समय से निवास करने वाले समान भाषा, ऐतिहासिक परंपरा, राजनीतिक तथा आर्थिक हित संबंधों वाले लोगों में राष्ट्रीय भावना का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे सारी सत्ता राजा के हाथों में केंद्रित हो गई और वह प्रबल हो गया। इन सब कारणों से यूरोप में राष्ट्रीय राजतंत्रों का उदय हुआ। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन आदि राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व में आए। इन राष्ट्रीय राज्यों का उदय आधुनिक युग की महत्वपूर्ण विशेषता है। यूरोप का एशिया के साथ व्यापार। नवजागरण के साथ ही महान खोज यात्राओं का युग भी आरंभ हुआ। भारत और यूरोप के देशों के व्यापारिक संबंध बहुत पुराने थे। जल और थल दोनों ही मार्गों से भारत तथा यूरोप के मध्य व्यापार होता था। पहला मार्ग फारस की खाड़ी से जुड़ा समुद्री मार्ग था, जिससे इराक, तुर्की, वेनिस और जिनेवा के साथ व्यापार होता था। दूसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र होकर यूरोप के लिए जाने वाला थल मार्ग था। इस प्रकार यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुओं के वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इटली ने भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों की हिस्सेदारी समाप्त कर दी। वहीं 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्की ने अधिकार कर लिया। नए मार्गों की खोज। इस्तांबुल नगर यूरोप एवं भारत के व्यापारिक मार्ग का मुख्य द्वार था। यूरोपीय व्यापारियों को भारत पहुंचने के लिए एशिया के इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता था, किंतु इस्तिकबाल पर तुर्की कब्जे के बाद यूरोप से भारत को जोड़ने वाला यह एकमात्र व्यापारिक थल मार्ग बंद हो गया। अरब व्यापारी अब एशियाई देशों से मूल्यवान रत्न, उत्तम श्रेणी के सूती तथा रेशमी वस्त्र, शक्कर इत्यादि यूरोप ले जाते थे। यह माल इटली के जिनेवा, वेनिस, मिलान इत्यादि शहरों में उतारा जाता था, जहां से यूरोपीय व्यापारी उस माल को भारी चुंगी देकर खरीदते थे और यूरोप के विभिन्न बाजारों में ले जाकर बेचते थे। यूरोप में इन वस्तुओं की बड़ी मांग थी, लेकिन व्यापारी अब अरब के व्यापारियों को हटाकर भारत से सीधा व्यापार करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने नए व्यापारिक मार्गों की खोज करना आरंभ कर दिया। इस कार्य में यूरोप के कई महत्वाकांक्षी शासकों एवं रानियों ने भी उन्हें पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। कुतुबनुमा, दिशाओं का ज्ञान कराने वाला यंत्र के आविष्कार के बाद नाविकों ने कुतुबनुमा की सहायता से लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की। भारत की खोज में इटली के नाविक कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका पहुंचने वाले समुद्री मार्ग की खोज की तथा पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अपनी लंबी जल यात्रा के दौरान अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए 20 मई सन 1498 ईस्वी को भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर कालीकट बंदरगाह पहुंच गया। व्यापारिक स्पर्धा। इन नए भूभागों का पता लगते ही पुर्तगाली एवं अन्य यूरोपीय व्यापारी वहां आने लगे। इस व्यापार से भी उन्हें भारी लाभ होने लगा। 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड, फ्रांस
तथा हॉलैंड भी इस स्पर्धा में उतर पड़े। उन्होंने भी अपनी सामुद्रिक शक्ति बढ़ाई और अपने नाविकों को लंबे सामुद्रिक अभियान पर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्रों के बीच व्यापारिक स्पर्धा आरंभ हो गई। व्यापारवाद का उदय। 17वीं शताब्दी में विदेशी व्यापार यूरोप की अर्थव्यवस्था का प्रमुख घटक बन गया तथा व्यापार में वृद्धि करना शासकों की प्रमुख नीति बन गई। व्यापारवाद इस नीति का मुख्य सूत्र था। व्यापार द्वारा अपने राष्ट्र को अधिकाधिक संपन्न बनाना व अन्य राष्ट्रों को मात देना। शासकों ने इसके लिए अपने व्यापारियों को चुंगी में छूट सहित कई रियायतें दी। इस आर्थिक नीति को व्यापारवाद कहा जाता है। व्यापार वृद्धि के साथ साथ यूरोप के व्यापारी वर्ग के पास अपार धन एकत्र होने लगा। व्यापारिक कंपनी की स्थापना। व्यापारियों को विदेशी व्यापार से अपार लाभ तो थे, मगर इसमें उनके लिए कठिनाइयां और खतरे भी कम नहीं थे। इन कठिनाइयों से बचने के लिए व्यापारी कारीगरों को काम देने, तैयार माल इकट्ठा करने, माल का भंडारण करने जैसे अनेक कामों को सामूहिक रूप से करने में मदद देने लगे। इस प्रकार व्यापारिक कंपनियों की स्थापना आरंभ हुई। 17वीं शताब्दी के आरंभ में व्यापार के लिए भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी लंदन के कुछ व्यापारियों के साथ मिलकर स्थापित की गई कंपनी थी। हॉलैंड, फ्रांस आदि यूरोपीय देशों में भी इस प्रकार की व्यापारिक कंपनियों की स्थापना हुई। यूरोप में व्यापार वृद्धि के परिणाम। यूरोप में व्यापार में वृद्धि हुई। तीव्र वृद्धि के परिणाम स्वरूप वहां के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए, जो इस प्रकार हैं। पहला, आर्थिक प्रभाव। यूरोपीय अर्थव्यवस्था में व्यापार तथा उद्योगों का महत्व बढ़ने लगा। मध्यकाल में प्रचलित वस्तु विनिमय की पद्धति के स्थान पर सोने चांदी के सिक्के आर्थिक लेन देन के माध्यम बन गए। अब लंदन, ब्रिस्टल जैसे अनेक नए व्यापारिक केंद्रों का उदय हुआ। व्यापार के लिए पूंजी उपलब्ध कराने वाले बैंकों की संख्या में वृद्धि हुई। व्यापार में अधिकाधिक पूंजी का विनियोजन होने लगा। जहाज निर्माण जैसे व्यापार से जुड़े अनेक नवीन उद्योगों का प्रारंभ हुआ। व्यापार एवं उद्यमों में अपार वृद्धि के कारण लाभ की मात्रा में भी वृद्धि हुई। फलस्वरूप यूरोपीय राष्ट्र अधिक संपन्न और समृद्ध होने लगे। दूसरा, सामाजिक प्रभाव। व्यापारियों से संबंधित अनेक व्यवसायों की वृद्धि के फलस्वरूप समाज में बैंकर, दलाल, लिपिक, हिसाब लिखने वाले जैसे व्यवसायिकों का एक वर्ग अस्तित्व में आया, जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। कुशल कारीगर और निर्माता भी इस समुदाय में जुड़ते गए। यह वर्ग रूढ़ियों और परंपराओं के बंधन में जकड़ा हुआ नहीं था। यह वर्ग नवीन बातों को जानने के लिए उत्सुक था। इस तरह मध्यम वर्ग आधुनिक सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ बन गया। तीसरा, राजनीतिक प्रभाव। व्यापार वृद्धि का प्रभाव यूरोप के राजनीतिक क्षेत्र पर भी पड़ा। व्यापारी वर्ग ने अपने ही हित के लिए राज सत्ता का समर्थन किया, तो व्यापारियों को देश की संपन्नता का आधार मानकर शासकों ने भी व्यापारियों की हर संभव सहायता प्रदान की। इससे देश में व्यापारी वर्गों को महत्व और प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगी। व्यापारी वर्ग की बढ़ती प्रतिष्ठा के साथ ही यूरोप में सामंतवाद का पतन भी आरंभ हुआ और एक नई व्यवस्था, जिसे पूंजीवाद कहते हैं, अस्तित्व में आने लगी। यही आधुनिक युग की मुख्य विशेषता थी। इसने पूंजीपति और मध्यम वर्ग के अलावा तीसरे और बहुसंख्यक श्रमिक वर्ग को जन्म दिया। पूंजीपति उत्पादन हेतु आवश्यक कच्चे माल के तथा कारखानों में मशीनों से तैयार होने वाली वस्तुओं के मालिक थे, जिनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना था। वस्तुओं की बिक्री पर भी उन्हीं का नियंत्रण था। श्रमिक लोग वस्तुओं का उत्पादन करते और पूंजीपतियों से वेतन प्राप्त करते थे। अब व्यापारिक समुदाय ने उत्पादन प्रणाली में सुधार किया ताकि कम समय में ज्यादा वस्तुएं तैयार की जा सकें। पहले कारीगर अपने सामान्य औजारों से अपने घरों में अपने परिवारों के सदस्यों की मदद से काम करते थे। उन्हें आवश्यक कच्चा माल व्यापारियों से प्राप्त होता था, किंतु यह धीमी घरेलू व्यवस्था बाजार की लगातार बढ़ती मांग की पूर्ति करने में समर्थ नहीं थी। 18वीं सदी की नवीन कारखाना व्यवस्था में कारखाने का मालिक पूंजी लगाकर बड़ी मात्रा में कच्चा माल खरीदता था। नई मशीनों की मदद से कारीगरों को काम पर लगाकर वस्तुएं तैयार करता था और उन्हें बाजार में बेचता था। श्रमिक अब घरों में नहीं बल्कि निश्चित वेतन पर कारखानों में काम करते थे। सबसे पहले इंग्लैंड में इस नई व्यवस्था का उदय हुआ। मशीनों का उपयोग भी सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। सूत कताई की मशीन, नए किस्म के करघों और भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन के आविष्कार के कारण इंग्लैंड में सूती कपड़ों के उत्पादन में खूब वृद्धि हुई। मानवीय श्रम अथवा पशु बल से चलने वाली मशीनें अब भाप की शक्ति से चलने वाली मशीनें बनी थी। भाप की शक्ति से पानी के जहाजों को तेज गति से चलाना संभव हुआ और यातायात आसान हुआ। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड से शुरू हुई इस औद्योगिक क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों की
उत्पादन प्रणाली को भी प्रभावित किया। आगे चलकर बिजली तथा धमन भट्टी जैसे आविष्कारों ने लोहे की ढलाई जैसे मुश्किल कामों को आसान बना दिया। इस तरह नए नए आविष्कारों और साधनों ने औद्योगिक क्रांति को अधिक प्रभावी बना दिया। तेज गति से कम समय में ज्यादा उत्पादन की क्षमता पर प्राप्त कर यूरोपीय देश अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति के लिए दूसरे देशों की ओर उन्मुख हुए। उपनिवेशों की स्थापना। यूरोपीय लोगों ने सर्वप्रथम अमेरिका महाद्वीप के संपन्न प्रदेशों को हस्तगत किया और वहां अपने उपनिवेश स्थापित किए। स्पेन ने मुख्यतः दक्षिणी तथा मध्य अमेरिका में अपनी सत्ता स्थापित। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अटलांटिका महासागरों के तटवर्ती भागों में अपने उपनिवेश बसाए। दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया पर डचों ने, भारत पर सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने, तदंतर अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने कब्जा जमा लिया तथा आगे चलकर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी यूरोपवासियों ने अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने उद्यमों के लिए अधिकाधिक कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उन्होंने उपनिवेशों पर मनमाने प्रतिबंध लगाए। उनके कच्चे माल से अपने उद्योगों को चलाया और अपने तैयार माल को भी वापस उन्हीं देशों में ऊंची कीमतों पर बेचा। इस प्रकार उन्होंने उपनिवेशों के मूल निवासियों का दमन करके उनका अत्यधिक आर्थिक शोषण किया। उपनिवेशों से संबंधित इस नीति को उपनिवेशवाद कहा जाता है। यह उपनिवेशवाद यूरोपीय राष्ट्रों की व्यापार वृद्धि और व्यापारियों की बढ़ती धन लिप्सा का ही परिणाम था। उपनिवेशवाद के दो बड़े परिणाम हुए। पहला, अधिकाधिक उपनिवेशों को हथियाने के लिए यूरोपीय राष्ट्रों में संघर्ष होने लगे, जो अंततः प्रथम विश्व युद्ध में बदल गए। दूसरा, अपने अधीनस्थ उपनिवेशों पर अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने वहां की जनता को अशिक्षित और पिछड़ा हुआ बनाए रखा, जिससे औपनिवेशक राष्ट्रों के समग्र संसाधनों का न सिर्फ भरपूर शोषण हुआ, बल्कि वे अशिक्षा और पिछड़ेपन के गहरे गर्त में भी डूबते चले गए। arbareadio.com की प्रस्तुति भारतीय इतिहास।